नमस्कार दोस्तों, आज अपन कुछ एडिटोरियल्स देखते हैं। इसमें सबसे पहला एडिटोरियल है कि जो युद्ध हो रहे हैं वो दुनिया पर कितने भारी पड़ सकते हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं। अपने को पता है कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल व गाजा के बीच में युद्ध हुआ था। तो उसकी ये पहला वर्ष पूरा हो जाएगा इस 7 अक्टूबर को। तो इस पे एक एनालिसिस किया गया है। और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था, सबसे पहले हमास ने इजराइल पे किया था। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम पर संकट आया है, हम युद्ध का सामना कर रहे हैं। अब एक साल बाद वापस नेतन्याहू बोल रहे हैं जंग अभी बाकी है। मतलब उस टाइम तो वो हताश महसूस कर रहे थे, और अब वो बोल रहे हैं जंग अभी बाकी है, पूरी जंग जीत कर ही हम अंजाम लेंगे। इस जंग से कुछ फायदा नहीं है, नुकसान बहुत ज्यादा है। और इस जंग पर खुद इजराइल प्रतिदिन 2185 करोड़ रुपए वर्थ खर्च कर रहा है, लगभग 26 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। और गाजा की हालत तो दयनीय है। इजराइल के पास तो पैसा भी है तो वो खर्च कर रहा है। यूएनडीपी के मुताबिक यदि गाजा में आज भी युद्ध खत्म हो जाए तो गाजा पुनर्निर्माण के लिए 2094 दो जो जैसे 2020 अभी चल रही है, 2092 जो स्तर था ना गाजा का पहले युद्ध से पहले वाला, वो स्तर 2092 तक प्राप्त होगा अगर आज भी युद्ध बंद कर दिया जाए तो। और इस संघर्ष में ईरान भी अब आ गया है। ईरान आ गया तो और भी भयावह स्थिति हो गई है। और अब जो प्रभावित देश है उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसे मसले बहुत बदतर हो गए हैं। करीब 2.5 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, वो भी जारी है। युद्ध भले ही संघर्षरत शासकों के बीच में हो, लेकिन इसका नुकसान तो संपूर्ण मानवता को ही, और चुनौती संपूर्ण मानवता को उठानी पड़ती है। 5 बड़े नुकसान देखते हैं। तो आर्थिक क्षति कैसे भाई? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने बताया जो वैश्विक स्तर पर युद्धों के जो हिंसा का वार्षिक आर्थिक प्रभाव है वो 9.1 ट्रिलियन डॉलर पड़ता है युद्ध से। ये 9.1 ट्रिलियन डॉलर क्या है? ये इंडिया की जीडीपी का 5 गुना है। इतना तो प्रभाव युद्ध के कारण पड़ता है। और वैश्विक जीडीपी का 13.5% है। और भारत, ब्रिटेन व जापान की कुल जीडीपी जोड़ भी जाए तो उससे भी ज्यादा यह नुकसान आर्थिक पड़ता है। दूसरा जनानी तो होती है युद्धों में। 3,89,000 अब तक 2-3 सालों में जो भी युद्ध चल रहे हैं उनमें मारे गए। मुख्य युद्ध रूस, यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल, इन्हीं में 3,89,000 लोग मारे गए। तो ये मानवीय हानि हुई। भुखमरी बढ़ती है, कुपोषण बढ़ जाता है तो 30%, व भोजन की कमी 40% से भी ज्यादा हो जाती है। भाई इसमें कृषि, संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भाई लगभग कुपोषण की दर 30% से अधिक हो जाती है, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए खतरनाक है, आने वाली पीढ़ी के लिए और भी खतरनाक है। 60% लोग खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं। शिक्षा के लिए तो देखो 7.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे। लगभग 3790 स्कूलें तो अकेले यूक्रेन में नष्ट हो गई थी। तो शिक्षा की भी क्षति होती है, यूनेस्को ने रिपोर्ट में बताया। सेहत के लिए में युद्ध फैलने से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है, और संक्रामक रोग फैलने का खतरा ज्यादा हो जाता है। फिर अगर युद्ध नहीं हो तो केवल वैश्विक जो सैन्य खर्च होता है उसका 10% भुखमरी पर खर्च कर देना, तो विश्व के 69 करोड़ लोग भुखमरी से मुक्त हो जाएंगे। और जो सैन्य खर्चा होता है विश्व का, उसका 5% अगर शिक्षा पे खर्च कर दें तो 7.5 करोड़ बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। तो भाई युद्ध नहीं हो वो ही अच्छा है। ये कुछ फैक्ट है, अपन निबंध में इनमें काम में ले सकते हैं। पिछले 25 वर्षों में खतरनाक युद्ध द्वितीय कांगो युद्ध, ये अफ्रीका में हुआ था। रवांडा के नरसंहार से उत्पन्न हुआ था। रवांडा में नरसंहार हुआ था, उसमें हुआ था द्वितीय कांगो युद्ध 1998 से 2003 के बीच में। 30 लाख लोग मारे गए। अफ्रीका का पहला विश्व युद्ध कहलाता है। फिर सीरिया का गृह युद्ध। सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ था अरब स्प्रिंग के दौरान, इसमें जो राष्ट्रपति थे ना बशर अल असद ने जो विद्रोह कर रहे थे उनको उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनको मारा था। 4,17,000 लोग मारे गए। 2011 में हुआ था, वर्तमान तक चल रहा है। फिर इराक युद्ध 2003 से 2011 तक अमेरिका ने सदाम हुसैन को शासन को समाप्त करने के लिए किया था। इसमें भी लगभग 85,000 लोग मारे गए। फिर अफगानिस्तान युद्ध जो 2001 से 2021 तक चल रहा था। इसमें 9/11 हमले के बाद
अमेरिका ने तालिबान व अलकायदा को समाप्त करने के लिए युद्ध किया था और इसमें लगभग 30,000 अफगानी लोग बाग मारे गए। फिर बोको हराम विद्रोह, ये 2009 में से चल रहा था और वर्तमान में चल रहा है। नाइजीरिया में इस्लामिक विद्रोह, मतलब इस्लामिक लोगों ने कहा कि हम पश्चिमी शिक्षा का विद्रोह करते हैं, हम शरिया कानून को अपनाएंगे। 11,000 लोग इसमें भी मारे गए। तो ये था युद्ध के कारण कितना विनाश हो रहा है। दूसरा है अपन, एक थिंकर है सोलोन एक थिंकर है जो राजनेता भी थे और उन्होंने कानून बनाने के प्रयास किए। इनके कुछ कोटेशन है जो अपन निबंध में काम में ले सकते हैं। निबंध में काम कि जो कानून है वो मकड़ी की जाल की तरह होता है। जो गरीब लोग है इसमें फंस जाता है, फंस के मर जाता है, लेकिन जो शक्तिशाली लोग है वो इसको तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ये कोटेशन है। फिर जिसे आगे का पालन करना आता है वो भी आदेश दे सकता है। ये कोटेशन अपन यूज कर सकते हैं। जीने के लिए लगातार सीखते रहना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र के साथ बुद्धि अपने आप आ जाएगी, इसलिए कुछ सीखते रहना चाहिए, सीखने पर ही बुद्धि आएगी। जो आप जो भी करते हैं उसमें अंत सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी काम आपने स्टार्ट किया, बीच में कुछ भी किया, लेकिन अंत सबसे इंपॉर्टेंट है। अंत में आपका काम कैसा रहा। न्याय देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। दोस्तों की अकेले में निंदा करनी चाहिए और भीड़ में उसकी सराहना करनी चाहिए। पैसा कमाने की चाह होनी चाहिए लेकिन गलत तरीके से पैसा नहीं। दोस्तों को सलाह देते हुए मकसद केवल इतना ही होना चाहिए, खुश करना नहीं बल्कि उनकी मदद करना उनका। तो सोलोन की कुछ कोटेशन है जो आप लिख सकते हो निबंध में। अब अपन बात करते हैं मास्टर कार्ड, वीजा व रुपए में अंतर। देखो, ये जो भारत का घरेलू भुगतान नेटवर्क है ना, वो तो है रुपए, और जो ये रुपए है ना भारतीय बैंकों में इनमें है, और भारत का घरेलू भुगतान है रुपए कार्ड जिसे बोलते हैं। इसमें क्या है, पैसे भी कम लगते हैं ट्रांजेक्शन पर। लेकिन जो अपन वीजा और मास्टर कार्ड की बात करते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय है, इनमें सारे विदेशी बैंक में शामिल है। कुछ करोगे आप, कुछ इससे लेन देन करोगे तो पैसे भी ज्यादा कटेंगे। तो ये इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, आप इससे मदद ले सकते हो। फिर अपन बात करते हैं डीड, संपत्ति का हस्तांतरण कैसे करते हैं। दो प्रकार से, एक तो वसीयत बना दो या गिफ्ट कर दो, गिफ्ट डीड कर दो। भाई इसमें बता रखा है कि संपत्ति का हस्तांतरण गिफ्ट डीड कर दो या वसीयत कर दो। और लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है, गिफ्ट डीड एक बार कर दिया तो वो रिटर्न नहीं होगा, लेकिन वसीयत एक बार बना दी तो वो अगर आदमी जिंदा है तो वो वसीयत चेंज हो सकती है, और वसीयत मृत्यु के बाद ही प्रभावी होगी, और गिफ्ट डीड जीवन काल में प्रभावी होगी। गिफ्ट डीड स्थायी प्रक्रिया है। एक बार संपत्ति हस्तांतरण होने के बाद मालिक उस पर अधिकार खो देता है। संपत्ति का बड़ा हिस्सा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही देना चाहिए। गिफ्ट डीड में ये जो कितने आदमी की जरूरी है, 2 आदमी की जरूरी है, गवाहों की आवश्यकता होती है, स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन लगता है। फिर टैक्स के नियम, रिश्तेदार हो तो गिफ्ट अपन देते हैं दूसरे को तो उसमें टैक्स छूट है। अगर गिफ्ट प्राप्त करता किसी दूसरे को बेचता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना उसको होगा। और गैर रिश्तेदार है, कोई दूसरे व्यक्ति को अपन गिफ्ट देते हैं तो उसमें 50,000 रुपए से ऊपर की संपत्ति पर टैक्स लगेगा। अब वसीयत की बात है। वसीयत क्या होती है, कानूनी दस्तावेज है जो सुनिश्चित करता है कि मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति किसको मिलेगी और उसका उत्तराधिकार कौन होगा। वसीयत की तैयार करने की प्रक्रिया है, वसीयत तैयार करना। स्पष्ट रूप से वसीयत तैयार की जाती है, संपत्ति किसे किसे बांटेंगे, गवाहों की आवश्यकता होती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उत्तराधिकारी टैक्स नहीं, भारत में वसीयत के लिए जो उत्तराधिकार को मिलता है, जैसे किसी बाप की वसीयत बेटे को मिल रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स, वारिस संपत्ति बेचने पर, अगर वारिस भाई कोई पिता की संपत्ति है बेटे के नाम आ गई तो कोई टैक्स नहीं है। अगर बेटा किसी दूसरे आदमी को बेचता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये था आज का एडिटोरियल। धन्यवाद।